नमस्ते आप सभी को, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे से होंगे, अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम देख लेते हैं कक्षा 12 की हिंदी विविधा 2 में 2 कविताएं दी हुई हैं। नदी के दीप, जिनके लेखक हैं अज्ञेय, और भारत माता की जय बोल दो दूसरी कविता है, तो इनके लेखक हैं वीरेंद्र मिश्र। इन कविताओं की संदर्भ प्रसंग सहित हम व्याख्या प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर विजिट कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम इन दोनों कविताओं के प्रश्नोत्तर देखेंगे। ये प्रश्नोत्तर जो हैं आपकी सभी जो कक्षा 12 की परीक्षाएं हैं, चाहे वो अर्धवार्षिक हो या वार्षिक, सभी के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न पहला है, कवि ने द्वीप को किसका पुत्र कहा है? तो इसका सही उत्तर है, द्वीप का निर्माण नदी के सतत बहाव के कारण होता है। द्वीप को स्वरूप नदी ही प्रदान करती है, अतः कवि ने द्वीप को नदी का पुत्र कहा है। दूसरा प्रश्न है, नदी सदा गतिशील रहकर क्या दान देती है? तो इसका सही उत्तर है, नदी सदैव गतिशील रहती है। वह द्वीप को उसका स्वरूप तथा मनुष्य को जीवन दान देती है। अगला प्रश्न देखते हैं, सांझ सकारे भारत माता की आरती कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है, सांझ सकारे भारत माता की आरती सूरज और चंद्रमा करते हैं। जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो व्याख्या में ही इसके उत्तर ये आते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने भारत माता की जय जयकार का आवाहन किससे किया है? तो इसका सही उत्तर है, भारतीय सपूतों, श्रमकर्ताओं, रचनाकारों, देशज, मित्रों, ग्रह नक्षत्रों यानी कि जो आम जन हैं, सभी से जय जयकार करने के लिए कहा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, झुलसती धरा के लिए क्या दान की आवश्यकता है? तो इसका सही उत्तर है, झुलसती धरा के लिए कवि ने सावन दान की आवश्यकता को बताया है। अगला हम अब प्रश्न देखते हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्न है। अभी तक हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न देख रहे थे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर हमें एक ही लाइन में या अधिकतम 2 लाइनों में ही देना है। लघु उत्तरीय प्रश्न परीक्षा में ज़्यादातर अति लघु उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है, नदी द्वीप को आकार किस प्रकार देती है? तो इसका सही उत्तर है, नदी भूखंड के कोनों, क्रोण यानी कि कोने, मार्ग भूमि का उठान, बालू के किनारे तथा उसको गोलाकार रूप देकर द्वीप को आकार प्रदान करती है। द्वीप नदी के अंदर उठे हुए भूभाग का ही एक रूप होता है। अगला प्रश्न है, भारत माता की जय बोल दो कविता में किन किन प्राकृतिक उपादानों का उल्लेख किया गया है? प्राकृतिक उपादान का मतलब होता है, प्राकृतिक उपादान का मतलब होता है कि प्रकृति के वह संसाधन जिससे हमें कुछ न कुछ प्राप्त होता है, जैसे सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ऋतुएं, पर्वत, नदी, तारे, नारियल के वन, अंतरिक्ष, पराग, धरती, बादल, आकाश, धूमकेतु, तारा आदि प्राकृतिक उपादानों का उल्लेख किया है। सूर्य प्रातः काल तथा चंद्रमा शाम को भारत माता की आरती उतारते हैं। नारियल वन से सुगंध फूटने लगती है। ऋतुएं नवीन प्रदान करती हैं। भारत माता इन प्राकृतिक उपादानों के द्वारा भी और भी सुंदर लगती है। अगला प्रश्न है, कवि ने प्रकृति से भारत को सजाने संवारने का अनुरोध क्यों किया है? तो इसका सही उत्तर है, सुबह तथा सायकाल सूरज तथा चंदा भारत माता का स्वागत करते हैं। सूर्य से उष्णता तथा चंद्रमा से शीतलता प्रदान होती है। ऋतुओं से कवि ने आह्वान किया है कि भारत माता को नित्य नूतन परिधान से सुसज्जित करें। भारत की गंगा नदी हमारे लिए जीवनदायिनी है। कश्मीर की डल झील भारतीय सुषमा का केंद्र है। अगला हम प्रश्न देखते हैं, कवि वीरेंद्र मिश्र ने देशवासियों से मिलजुल कर रहने पर अत्यधिक बल क्यों दिया है? तो इसका सही उत्तर होगा,
अनेकता में एकता भारत की प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर भिन्न भिन्न प्रकार के रूप, रंग तथा भाषा भाषी लोग रहते हैं। आपसी झगड़े सदैव ही हानिकारक होते हैं। इन झगड़ों से समाज में विद्रोह तथा बंटवारा होता है। एकता में शक्ति है, अतः मिलजुल कर रहने के लिए कवि ने अत्यधिक बल दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, बलिदानी रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? तो इसका सही उत्तर है, भारत सदैव से ही शांति प्रिय देश रहा है। प्रत्येक देश की संप्रभुता का ध्यान रखा गया है। हम अपनी सभ्यता और संस्कृति के रक्षक हैं। भारत की स्वतंत्रता, एकता और अखंडता पर आँच आएगी तो भारतीय अपना खून बहाकर देश की रक्षा करेंगे। बलिदानी रंग से अभिप्राय खून से है, ऐसा रक्त जो देश की रक्षा के लिए बहाया जाए। ठीक है, तो ये हुए अपने लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम देख लेते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है, द्वीप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, द्वीप किसी नदी या विशाल जल राशि में स्थित भूखंड होता है। भौगोलिक दृष्टि से यह कठोर चट्टानों से निर्मित होता है और जल राशि से टकराकर सुगढ़ आकृतिक धारण कर लेता है। यानी कि जो सुगढ़ जो आकृति है, उसकी बनावट है, वो कैसी हो जाती है? एक गढ़ी हुई, जैसे किसी ने उसको बनाया हो, उसकी रचना की हो, इस प्रकार से वह अपना रूप धारण कर लेता है। कौन? द्वीप। किस वजह से रूप धारण करता है? बार बार जो जल है, नदी का पानी है, वो उससे टकराता है तो उसमें एक जो है नया आकार, नया रूप प्रदान होता है। यह अपना अलग ही महत्व रखता है। यह प्राणियों के निवास के साथ साथ उनके आवागमन का माध्यम है तथा नावों और पानी के जहाज़ों को ठहरने के लिए स्थान उपलब्ध कराता है। यह विशाल भूखंड ना होकर छोटा भूखंड है, लेकिन हमारी तरह भी वहाँ भी जीवन सुलभ है। रात में जगमगाती बिजली की रोशनी इसकी सुंदरता में चार चांद लगा देती हैं। इसकी शोभा अत्यंत ही सुहावनी और आकर्षक है। यहाँ पर भारतीय वस्तुएं सुलभता से उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये कवि ने जो है नदी की द्वीप की विशेषताओं के बारे में कविता में ही बताया था। यही हमें जो है उत्तर में लिखना है। ये उत्तर आपको सीधी गाइड से ही दिए जा रहे हैं। यदि मैं इनको या बुक से, किताब से लिख करके आपको बताऊंगी तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। बेहतर है कि आप इन्हीं उत्तरों को याद करें और ये जो उत्तर दिए हैं इनसे आपको पूरे में पूरे नंबर मिल सकते हैं। अगला प्रश्न है, नदी हमें किस प्रकार संस्कार देती है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा, नदी के द्वीप। कविता में नदी समाज का प्रतीक है तथा द्वीप व्यक्ति का प्रतीक है। नदी हमारे किनारों को काट छाँट कर सही आकार प्रदान करके सुधारती है। बालक में यदि कुसंगति के कारण कोई कमी विकृति आती है तो समाज यानी कि नदी उन कमियों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास करता है। हम नदी यानी कि समाज के पुत्र हैं। समाज के द्वारा हम सभी का पालन पोषण होता है। समाज हमें सद्गुणों से युक्त बनाता है, हमारी बुराइयों को दूर करता है। अतः हम संस्कारवान बनकर अपने देश के लिए सुयोग्य नागरिक बनते हैं, देश के विकास में अपना योगदान प्रदान करते हैं। तो नदी हमें किस प्रकार संस्कार देती है, स्पष्ट कीजिए। इसका मतलब यही है कि समाज हमें किस प्रकार से संस्कार देता है, हम समाज में रह कर के क्या क्या अच्छाइयाँ प्राप्त करते हैं, ये हमें उत्तर में लिखना है। अगला प्रश्न है, नदी के द्वीप कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका सही उत्तर होगा, अज्ञेय जी की प्रारंभिक कविताएं प्रकृति प्रेम से संबंधित हैं। इनका अधिकांश काव्य प्रेम, प्रकृति तथा समाज आदि से युक्त है। उत्तरवर्ती कविताओं में व्यक्तिवादिता के दर्शन होते हैं। व्यक्ति तथा समाज का अपना अलग अलग महत्व है। व्यक्ति तथा समाज एक दूसरे के पूरक हैं। जिस प्रकार से नदी और द्वीप एक दूसरे के पूरक हैं, उसी प्रकार से कवि ने ये बताया है नदी द्वीप के माध्यम से कि व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि इनके बिना एक दूसरे अधूरे हैं। कवि ने
इस कविता के आधार पर माना है कि समाज एक नदी के जैसा है, व्यक्ति एक द्वीप जैसा है। द्वीप को आकार नदी के द्वारा प्राप्त होता है, उसी प्रकार समाज के द्वारा व्यक्ति का निर्माण होता है। व्यक्ति अपनी पहचान समाज में पूरी तरह से नहीं कर सकता। व्यक्ति की अपनी अलग पहचान होती है, उस पहचान को बनाए रखना भी आवश्यक है तथा समाज तथा व्यक्ति दोनों में तालमेल होना अनिवार्य है। इस तालमेल के द्वारा ही समाज के विकास को सुरक्षित रख सकते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। कवि वीरेंद्र मिश्र ने प्रकृति के उपादानों से भारत माता के लिए क्या क्या करने को कहा है? तो इसका सही उत्तर है ग्रह नक्षत्रों से भारत की जय जयकार करने का आह्वान किया है। ऋतुओं से भारत माता को नित्य नूतन, नित्य मतलब नए, नित्य प्रतिदिन नूतन यानी कि नए परिधान यानी कि वस्त्र से सुशोभित करने को कहा है। सतरंगी परिधानों यानी कि जो रंग बिरंगे वस्त्रों से भारत माता का स्वागत करने, उसे सजाने तथा संवारने को कहा। कुमकुम के पत्तों से भारत की जय बोलने को कहा। तारे लालटेन की भांति शोभनीय लग रहे हैं। नारियल वन से सुगंध प्रवाहित करने को कहा है। पुष्पों के अंधा पराग का भी कवि ने आह्वान किया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। वह माली है वह खुशबू है हम चमन, वह मूरत है वह मंदिर है हम नमन। इन पंक्तियों में माली, खुशबू, मूरत और मंदिर किसे कहा गया है और क्यों कहा गया है? तो इसका सही उत्तर है इन पंक्तियों में माली भारत माता के लिए खुशबू, देशभक्ति की भावना के लिए मूरत, राष्ट्रदेव के लिए मंदिर, राष्ट्र के निवासियों के लिए प्रयुक्त किया है। जिस प्रकार माली बगीचे की रक्षा करता है, उसी प्रकार भारत माता हम सभी का पालन पोषण करती है। इसका अन्न जल ग्रहण करके हम बड़े होते हैं। खुशबू देशभक्ति की भावना के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की भावना होना अनिवार्य है। मंदिर में देवी देवताओं की प्रतिमाएं ना होकर राष्ट्रदेव की प्रतिमा हो। हम सभी भारतीय एक मंदिर के समान हैं। तो इन पंक्तियों में माली, खुशबू, मूरत और मंदिर किसे कहा गया है? ये आपको इसका उत्तर यहाँ ऐसा लिखना है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। कवि ने भारतीयों को रक्त चरित्रों कहकर क्यों संबोधित किया है? तो इसका सही उत्तर है हम सभी भारतीयों का कर्तव्य है कि देश की एकता को कायम रखें, अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करें। शांति और स्वाधीनता की जो गंगा प्रवाहित हो रही है, उसमें यदि कोई भी बाधक बने तो अपना बलिदान देकर अपने देश की रक्षा करें। भारत के अमर सपूतों, भारत की जय बोलो। लाल रक्त होता है, अतः भारत के लालों को रक्त चरित्र कहकर संबोधित किया है। अगला हम प्रश्न देखते हैं। मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर में मानव कैसे कैद हो जाता है? इनमें कैद मानव को मुक्त कैसे किया जा सकता है? तो इसका उत्तर है मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर की बाह्य आडंबर, पुराने रीति रिवाजों की भरमार है। पूजा अर्चना के नाम पर दिखावा अधिक है। मनुष्य धर्म के नाम पर संकीर्णताओं में फंस कर के रह गया है। धार्मिक भावना को तो हितकर होती है, किंतु धार्मिक कट्टरता कभी भी राष्ट्र की रक्षा के लिए हितकर नहीं है। मनुष्य की संकुचित सोच हो गई है। मनुष्य इनमें कैद हो चुका है। संकीर्णताओं से ऊपर उठकर सच्चे ज्ञान को इस कैद से मानव को मुक्त किया जा सकता है। अब इसमें से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले तो आप लोग जो लघुत्तरीय प्रश्न हैं, अति लघुत्तरीय, ये प्रश्न आपको पूरे याद करने हैं। ये 5 प्रश्न हैं, ज़्यादा नहीं है, तो ये तो याद कर ही लीजिए। इसके अलावा नदी द्वीप को आकार किस प्रकार प्रदान करती है? तो ये भी आपको याद रखना है। भारत माता की जय बोल दो कविता ने किन किन प्राकृतिक उपादानों का उल्लेख किया है? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, ऋतुएं, पर्वत, नदी, तारे, नारियल, अंतरिक्ष, पराग, धरती, बादल, आकाश, धूमकेतु, इन सभी का कवि ने उल्लेख किया है और कहा है कि सभी भारत माता के आवाहन के लिए तत्पर हैं। अब ये
तीसरा प्रश्न है, कवि ने प्रकृति से भारत को सजाने संवारने का अनुरोध क्यों किया है? ये भारत माता की जय बोल दो के प्रश्न है ये, तीसरा और दूसरा। तो ये दोनों प्रश्न आपको याद करने हैं। सुबह साय जब हम इसकी व्याख्या करते हैं तो ये उत्तर हमें उसी में मिलते हैं। बिना याद किए हुए भी आप लोग यदि व्याख्या पूरी तरीके से करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको प्रश्नोत्तर सारे याद हो जाएंगे। कवि ने देशवासियों को मिलजुल कर रहने पर अधिक बल क्यों दिया है? वही है, हम जब मिलजुल कर रहेंगे, एक होकर रहेंगे तो हमारी शक्ति बढ़ेगी, इसलिए उन्होंने मिलजुल कर रहने का संदेश देशवासियों को दिया है। ये कोई बड़े प्रश्न नहीं है। बलिदानी रंग से कवि का क्या तात्पर्य है? एक 5वें नंबर का ये भी प्रश्न आपको याद रखना है और इसको याद कर लीजिए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में नदी जो द्वीप की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो द्वीप की विशेषताएं क्या क्या होती हैं? नदी हमें किस प्रकार संस्कार देती है, ये आपको याद करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। और द्वीप की विशेषताएं 1-2 बार ही पढ़ लीजिए। नदी की द्वीप कविता का मूल भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका मूल भाव क्या है? वही है, जैसे नदी और द्वीप है वैसे ही व्यक्ति और समाज है। तो इसको पढ़ ही लीजिए। अब आता है भारत माता की जय बोल दो। कवि मिश्र ने प्रकृति के उपादानों से भारत के लिए क्या करने को कहा है? ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। तो 4 नंबर का ये भी याद कर लीजिए आप लोग। और इसके अलावा मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में मानव कैसे कैद हो गया, इसको भी 7वें नंबर का प्रश्न भी आपको याद करना है। अब हम देख लेते हैं बाकी जो प्रश्न हैं। तो आप लोग 2-4 बार वीडियो ही देखेंगे तो उतने में ही याद हो जाएंगे। काव्य सुंदर के अंतर्गत अलंकार छांटिए। तो अब हमें यहाँ अलंकार देखना है। छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, वह संस्कृतियों के मीठे संवाद सा। तो यहाँ कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार में क्या होता है? छाया है माथे पर आशीर्वाद सा, यहाँ उपमा दी जा रही है। कैसी, किसकी? छाया है माथे पर, कैसा छाया है? माथे पर आशीर्वाद की तरह है। तो आशीर्वाद से इसकी तुलना की जा रही है। जहाँ पर सा है ना, सी ऐसे शब्द आए वहाँ पर उपमा अलंकार हो जाता है। अगला है स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा से दीप हैं स्रोतस्विनी के। तो इसमें रूपक अलंकार है। अगला प्रश्न है नवगीत और अतुकांत पदों में क्या अंतर है? ये प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो इसका सही उत्तर है आधुनिक कविता का नवीनतम विकास नवगीत के रूप में हुआ। नवगीत, देखो नवगीत क्या है? जो 1950 के बाद जो रचनाएं लिखी गई और जो आज भी लिखी जा रही हैं तो उन्हें नवगीत के अंतर्गत माना गया है। यानी कि वो नए कवियों के द्वारा लिखित रचनाएं हैं। अतुकांत वही है जो जब हम जैसे पढ़ते हैं ना, जैसे अभी हमने नदी की दीप कविता पढ़ी तो अंत में कोई तुक नहीं बनता है। जैसे हम यदि दोहा चौपाई पढ़ते हैं तो अंत में एक सा जो है शब्दों का क्रम आता है। जैसे एक हम उदाहरण के लिए पढ़े, मंगल भवन या मंगलहारी द्रवहु सु दशरथ अजर बिहारी। तो देखो लास्ट में री आ रहा तो ये हो जाता है तुकांत। अब जैसे हमने नदी की दीप कविता पढ़ी तो उसमें संपूर्ण कविता जो है अतुकांत या उसमें कोई तुकबंदी का प्रावधान कवि ने नहीं रखा है। तो नवगीत और अतुकांत पदों में क्या अंतर है? आधुनिक कविता का नवीनतम विकास नवगीत के रूप में हुआ है। नवगीत हिंदी काव्य का एक आंदोलन है। यानी कि नवगीत जो है एक नई परंपरा है हिंदी काव्य की, जहाँ मानव मन किसी सौंदर्य, राग, सत्य के किसी कोण से गहरे छू जाता है। कहने का अर्थ है कि जहाँ मानव मन यानी कि कवि का मन जो है किसी सुंदरता पर, किसी गीत पर, राग पर, सच्चाई पर उसके अंतरात्मा को छू जाए,
वहाँ गीत की भूमि होती है, गीत वहीं से तैयार हो जाते हैं। इसमें अनुभूति की सरलता तथा सघनता होती है। नवगीत में संगीतात्मकता तथा गीता का गुण पाया जाता है। जिन पदों में संगीतात्मकता का अभाव है उनमें गद्यात्मकता का गुण होता है। देखो, दो जो है भाषा में दो गुण हैं भाषा के, एक कौन सा है? गद्य और एक पद्य। पद्य क्या है? जो गायन शैली से युक्त है, और गद्य क्या है? जो हम आमतौर में पढ़ते हैं। तो जिन पदों में संगीतात्मकता का अभाव होता है, यानी कि गीत गायन शैली से परिपूर्ण नहीं है, तो वह गद्य के अंतर्गत आ जाते हैं। उन्हें अतुकांत अथवा मुक्त छंद कहते हैं। तो ये नवगीत है। नवगीत वही है जो गीत गायन शैली या संगीत से युक्त है। और अतुकांत या मुक्त छंद वही है जो हम जिसे पढ़ते हैं, और जो गायन योग्य नहीं है, जिसमें संगीतात्मकता का अभाव है, कमी है, वह अतुकांत पदों के अंतर्गत आ जाते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित सामासिक पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। तो यहाँ पर शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हैं। चंदा, सूरज, भूखंड, कर्मनाशा, नारियल, वन। तो पहला सा है चंदा, सूरज। देखो क्या है? चंदा और डैश लगा ना बीच में, चंदा और सूरज। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो यहाँ और आ जाएगा, चंदा और सूरज। तो कौन सा समास होगा यहाँ पर? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास कहाँ होता है? जहाँ पर दोनों पद बराबर हों, जैसे दही और बड़ा, दिन और रात, माता और पिता, भाई और बहन, चंदा और सूरज। जब यहाँ जैसे दो शब्द लिखे हुए हों और बीच में डैश लगा हो ऐसा, तो वहाँ पर द्वंद्व समास आ जाता है। द्वंद्व का मतलब होता है दोनों पद आपस में बराबर हैं। अगला पद है भूखंड। तो इसका हम विग्रह करेंगे तो क्या होगा? भू का खंड। भू यानी कि भूमि, तो भूमि का खंड, ऐसे भी हम इसका विग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको याद रखना है। और जब आपको समास के वीडियो दिए जाएंगे तो उसमें समास के संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। कर्मनाशा, तो कर्मनाशा का विग्रह होगा कर्म से नाश। तो इसमें भी तत्पुरुष समास है। नारियल वन, तो नारियल वन में नारियल के वन विग्रह है इसका, इसमें भी तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है निम्नांकित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो धरती, सुगंध, नदी, पुत्र, पैर, इसके आपको दो दो शब्द लिखने हैं, मतलब दो दो पर्यायवाची शब्द हैं। तो जैसे धरती है, तो धरती का क्या है? आप भूमि भी लिख सकते हैं, वसुधा, वसुंधरा। इसके अलावा जैसे और हैं अचला और जो उर्वी, ये क्या है? ये धरती के ही पर्यायवाची शब्द हैं। अगला है सुगंध। तो सुगंध के पर्यायवाची क्या होंगे? सुगंध के आप सुबास, खुशबू, महक कुछ भी लिख सकते हैं। नदी का, तो नदी के होंगे सरता, पयस्विनी, स्रोतस्विनी, ऐसे आप लिख सकते हैं। पुत्र, बेटा, सुत, और पैर, चरण और पग। तो इस प्रकार से आपकी विविधा दो के अंतर्गत नदी की दीप और भारत माता की जय बोल दो के प्रश्नोत्तर कंप्लीट होते हैं। और ये प्रश्नोत्तर जो है आपको बहुत ही परीक्षा में इनकी आने की पूरी संभावना है। तो उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और कमेंट में अपने विचार ज़रूर लिखिए कि और किस प्रकार से आपको अपनी जो है विषय से संबंधित जानकारी चाहिए। हम फिर मिलते हैं नई वीडियो नई जानकारी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई अच्छे से करिए। धन्यवाद।